दिखाओ भाई। ठीक है, तो अब ये जो फोन है पूरा ऑन होता है। ये जो आईसी है, एक आईसी से हम कितने फोनों पे काम कर सकते हैं ये देखो। हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमने यही आईसी लगी देखी A14 5G फोन में, जिसका मॉडल नेम है A146B। यही आईसी हमने लगी देखी M146B M14 5G फोन में। बोर्नियो के अकॉर्डिंग यही बोर्नियो ने बताया A54 5G फोन में, यही आईसी बताया उन्होंने M54 5G फोन में। हेलो स्टूडेंट्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहली चीज़, आज हमारे पास ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हमें एक फ़ोन कलेक्ट हुआ है, जो फ़ोन है सैमसंग का M14 शायद। ठीक है, M14 और A14 दोनों एक जैसे होते हैं, 5G फ़ोन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे प्रॉब्लम क्या है और किस कंडीशन में फ़ोन आया, कहाँ से आया। तो ये फ़ोन किसका है? आपका। आ जाओ। अच्छा, ये बताओ कहाँ से रहने वाले हैं आप? यूपी कासगंज। क्या नाम है आपका? जमाल अनवर। अच्छा, ये फ़ोन आपके पास किस कंडीशन में आया था? डेड कंडीशन में। डेड कंडीशन में। डीसी रेटिंग ली तो कहाँ तक जा रही थी? 260 से 280, 60, 70। ठीक है, ये लगभग वैसे ये रीडिंग ना एक अनुमान लगाया जाए तो सीपीयू रिवॉल्व करने से ये ठीक हो जाती है मोस्टली फ़ोन में। तो आपने इसमें सीपीयू रिवॉल्व किया? हो गया सीपीयू रिवॉल्व। हो गया, लेकिन फिर भी फ़ोन चालू नहीं हुआ। नहीं हुआ डन। ठीक है, और इसके अलावा कोई और काम नहीं और नहीं कोई हुआ। चलो देखते हैं तो फिर इसमें फॉल्ट क्या है। और अब इसमें सीपीयू रिवॉल्व भी हो चुका है, तो इसकी रीडिंग क्या जाती है। तो हम इसकी रीडिंग हर तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे हम यूएसबी एम्पियर मशीन से, इसको लगाया हमने चार्जिंग पे तो 0.4 इसने लिया, लेकिन इसके अलावा कोई एम्पियर कंजक्शन नहीं है। फिर दोबारा से हटा के लगाएंगे, शायद ये प्रॉपर ना ले रहा हो। दोबारा से लगाया, अभी भी ये 0.4 मिली एम्पियर उठा रहा है, लेकिन फ़ोन प्रॉपर तरीके से चार्जिंग पे भी नहीं जा रहा। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को डीसी मशीन से ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये डीसी मशीन से हमें क्या प्रॉब्लम देता है। इसकी डीसी रीडिंग जा रही है 275 और पहले भी इसकी डीसी रीडिंग यही जा रही थी। ठीक है, ऐसा ही था जमाल अनवर जी? ऐसे ही सेम रीडिंग थी। सेम। पावर की दबाने पर यही रीडिंग जा रही थी पहले भी, और अभी भी हमारी वही जा रही है। मतलब सीपीयू रिवॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करेंगे और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आई डायग्नोस। आप खुद करो बैठ के। सबसे पहले हम इसको आई डायग्नोस करेंगे कि हमारा आई डायग्नोस में हमको किस तरीके का क्या कनेक्शन मिलता है। अगर कुछ मिलता है हमें तो हमें देखना है क्या मिला। तो एक बार ना आई डायग्नोस करके बताओ, कहीं पर कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ ऐसा, कहीं पेस्ट वगैरह पड़ा हो। पावर आईसी पे तो अभी काम हुआ नहीं है इसकी। और पावर आईसी पे काम नहीं हुआ है। ठीक है, नेटवर्क वाला एरिया जो शील्ड है वो लगी हुई है अभी इसकी। नेटवर्क के साइड की शील्ड भी लगी हुई है। और दूसरी साइड जो है सीपीयू पे काम हुआ है खाली, बाकी किसी सीपीयू पे चीज़ काम हुआ है। ठीक है, मतलब जैसा फोन आप लेके आए थे वैसा ही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसकी जो इसके पास दो पावर आईसी का डेड बूट सीक्वेंस लगा हुआ है, दो पावर आईसी लगी हुई हैं। यहां पर हमें 12 बग कॉइल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चेक करो इसका डेड बूट सीक्वेंस। क्या आपको पहले कभी पता था? जूम कम करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या इसका डेड बूट सीक्वेंस पहले कभी पता था आपको? नहीं पता था। लेकिन आज आपको पता है इस पे कितनी बग कॉइल पे वोल्टेज बनेगा? 12 पे बनेगा। 12 पे बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा ये कंफर्म नहीं है, तो उसको हम कर देंगे। दूसरी चीज, इसको चेक करने का मेथड क्या होता है। इसके अंदर एक जो बड़ी आईसी होती है, बड़ी कॉइल होती है, ये हमेशा
हायर एलडीओ का काम करती है। ILD तो बिना स्कीमेटिक के भी हम इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा कैसे किस तरीके से हमारी चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है उस चीज़ को हम समझते हैं। कोई भी अगर डेड फोन हमारे पास आया तो हमें क्या करना है, सैमसंग एक्साइनोस का डेडबूट सीक्वेंस निकालना है हमने। तो आज हम जिसको देखने वाले हैं ये शायद ही यूट्यूब पे पहले कभी होगा। अभी तक किसी ने प्रॉपर डेडबूट सीक्वेंस, प्रॉपर एलडीओज, किसी ने कंट्रोल सेक्शन नहीं बताया। तो आज हम बताएंगे सैमसंग का जो एक्साइनोस सीपीयू है उसके साथ जो डबल पावर आईसी का 5G मोबाइल डेड बूट सीक्वेंस लाइव सेट ट्रेसिंग करेंगे। लाइव सेट पे ट्रेसिंग करेंगे, क्या रिजल्ट आता है, फोन में सीपीयू रिबॉल है और बक वोल्टेज कैसी बनती है क्या नहीं बनती उसको देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसका सर्किट क्या है। एसपीयू, ठीक है, ये एक एसपीयू आईसी होती है जो कि एक इसके अंदर जो कि एक हमारी पावर आईसी होती है। पावर आईसी के अंदर हमारे डेड फोन को रन करने के लिए 3 सेक्शन होते हैं। पहला बक, बक के अंदर इसकी कितनी बक कॉइल है टोटल 12, कितनी एक्टिव होंगी 12, ठीक है। एलडीओ, दूसरा क्या होता है एलडीओ सेक्शन में कितने एलडीओ निकल रहे हैं यहां से 35, एक्टिव कितने होंगे 20, परफेक्ट, ठीक है। और अगर ये 20 में से एक भी नहीं हुआ तो हमारा सेट ऑन होगा नहीं होगा। कंट्रोल सेक्शन में कितने ट्रैक है 7 ट्रैक है और सातों के सातों क्या होते हैं एक्टिव होते हैं। बिना कंट्रोल सेक्शन के आगे का काम नहीं हो सकता। अगर हमने ये दोनों चेक कर लिए तो लास्ट ऑप्शन हमारा यही है। अगर ये हमारा ओके नहीं है तो भी हमारा फोन वर्किंग नहीं होगा। इसके साथ दूसरी जो पावर आईसी यूज होती है उसका नाम है, नाम यहां पर देख लो क्योंकि वहां पर थोड़ा गलत हो गया, एसपीए, ठीक है। दूसरी जो पावर आईसी है वो पावर आईसी यहां पर हमने देखी एक एसपीए पावर आईसी, ठीक है, और हमने देखा यहां पर बक, एलडीओ और कंट्रोल सेक्शन। तो ये हमारा एसपीए आईसी में सिर्फ और सिर्फ बक सेक्शन होता है और इसके अंदर निकलती है 4 बक, ठीक है, और जिसमें से हमारी 4 की चारों एक्टिव होती हैं, ठीक है। ये मॉडल, ये जो आईसी है, एक आईसी से हम कितने फोनों पे काम कर सकते हैं ये देखो। हमारे डाटा के अकॉर्डिंग हमने यही आईसी लगी देखी A14 5G फोन में जिसका मॉडल नेम है A146B। यही आईसी हमने लगी देखी M146B M14 5G फोन में। बोर्नियो के अकॉर्डिंग यही बोर्नियो ने बताया A54 5G फोन में, यही आईसी बताया उन्होंने M54 5G फोन में, ठीक है। तो इतने ये 4 फोन है, 5G सर्किट है, आता रहेगा, अपडेट होता रहेगा क्योंकि अभी जो 5G मॉडल्स हमारे हाथों में आ रहे हैं खराब होके हम उनका ही देख रहे हैं, ठीक है। और जो सेट अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए, जो फॉल्टी होके, वो अभी तक हमने नहीं देखे उसमें क्या आईसी लगी है। तो ये है इसका सारा कुछ। अब हम समझेंगे बग सेक्शन में कितने बग्स एक्टिव हो रहे हैं, क्या क्या नाम है, क्या क्या ट्रैक है। इस तरीके से हम इसकी चेकिंग करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले बग सेक्शन एक्टिव कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या देना होता है, चार्जर से +5 वोल्टेज। जब हम चार्जर से +5 वोल्टेज यहां को देते हैं, ठीक है, जब हम चार्जर से +5 वोल्टेज देते हैं तो हमारा एक वोल्टेज बनता है MID। अगर MID बना इसका मतलब क्या है कि हमारा वीवस ओके है, कि वीवस अंदर गया और वो काम कर रहा है। और उसके बाद होती है स्विचिंग होती है तो क्या बनती है फ्रीक्वेंसी, क्या बनती है फ्रीक्वेंसी। किस साइड पे SW साइड पे, ठीक है। और इसी SW साइड से कनेक्टेड होता है एक कैपेसिटर जिसको हम बूट कैप के नाम से जानते हैं। एक साइड इसके 8 वोल्टेज बनेंगे और एक साइड 3.7 से 4.2 वोल्टेज बनेंगे, मतलब जितना वोल्टेज इधर बनेगा उसका डबल, ठीक है। और इसमें होता है 3.1 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और प्लस 8 वोल्टेज यहां पर बनेंगे लेकिन ये, ठीक है।
इस साइड, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो इस साइड, जो जहां पर ये ट्रैक कनेक्टेड है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज, और 8 वोल्टेज यहां पर बनेंगे और इधर भी फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है। लेकिन हमें इसको भी चेक नहीं करना, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, बीपीएच चेक कर लेंगे, या बीपीएच का सैमसंग के अंदर दूसरा नाम क्या होता है, बीवेट, ठीक है। बीवेट इसका दूसरा नाम है, और ये कितनी बार एंटर होगा, जो बीपीएच है या हम बीवेट है, ये हमारे पावर आईसी में कितनी बार एंटर होगा, ये बताओ। जितनी बक कॉइल्स होंगी उतनी बार ही ये एंटर होगा। तो हमने एक बार लिखा है, बाकी तो आप समझ जाओगे ना, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती। अब यहां पर हमारी 12 बक कॉइल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्टिव होती है हमारी S4, जिसको हम हायर एलडीओ के नाम से जानते हैं, HLDO। ये हायर एलडीओ बनाने का मकसद क्या है, इसका बनाने का मकसद ये है, हायर एलडीओ पहले तो काम कैसे करता है ये समझो। जैसे कि हमने ये फोन खोला, ठीक है, इसमें हमने इस पावर आईसी को कॉपी किया और स्कीमेटिक में जाकर पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट किया, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें हायर एलडीओ कहाँ बन रहा है। तो हायर एलडीओ के जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं आपके 2.05, ठीक है। तो ये हायर एलडीओ बन रहा है, इसको हमने कॉपी किया और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद पता चला कि ये एक इंटरप्ट की लाइन में जा रहा है, इंटरप्ट के लिए इनपुट बन रहा है, ठीक है। एक बार फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ये आपका सेकेंडरी जो एक पावर आईसी लगी है उसके अंदर भी जा रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहां पर आपका ये एलडीओ इन हो रहा है, कौन कौन सा एलडीओ, ये एलडीओ इन हो रहा है 2.0, और ये अपने आप से कितने एलडीओ बना रहा है, एक तो 1.8, एक और 1.8, एक और 1.8, एक और 1.8, मतलब 2 वोल्टेज इसने कितने एलडीओ बनाए, 1 2 3 4। लेकिन इसकी लाइन यहां पर भी कनेक्टेड है, इसकी लाइन ये भी कनेक्टेड है, एक ये भी वोल्टेज यही बना रहा है, ठीक है। इसकी लाइन यहां पर भी कनेक्टेड है, तो ये 3 वोल्टेज यही बना रहा है। मतलब इनों का ये वोल्टेज बनाने का मकसद ये है ताकि हमारी बैटरी का कम खर्चा हो और हम कम से कम ज्यादा से ज्यादा बैटरी का बैकअप बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये कोई भी एलडीओ बनाने का मकसद यही होता है। तो इस आईसी के अंदर कितने एलडीओ हैं ये हम देखेंगे। इस आईसी ने टोटल मिला के 4 एलडीओ बनाए हैं। एक को बोलते हैं हम हायर एलडीओ 2.0 और एक को बोलते हैं हम लोअर एलडीओ 1.3 या 2 के लगभग होता है, और बाकी ये 2 नॉर्मल एलडीओ इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। इसकी कोडिंग भी बताएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। हम इनको 1 बाई 1 चेक करेंगे। तो पहले हमने देखा हायर एलडीओ, तो हायर एलडीओ को सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये बन रहा है या नहीं। चार्जर लगा देंगे, बैटरी हटा देंगे इस कंडीशन में, ठीक है। चेक कीजिए, डाटा केबल लगा, ये लगा कहाँ है ये भी देखेंगे। ये लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि एक बक कॉइल लगी हुई है। अगर मदरबोर्ड में देखें तो हम ऊपर बढ़ाएं थोड़ा, अभी मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड पे, हम इसको डीसी मोड पे डालेंगे। चेक करो आप इस ब्लैक कॉइल पे 2.05, देखो 2.0 वोल्टेज मिल रहा है, ओके, ठीक है। सेकंड क्या काम कर रहा है हमारा, सेकंड है SRB3M। अब यहां पर ये जो B3M लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, B का मतलब बक कॉइल, 3 का मतलब 3 और M का मतलब मेन पावर से निकल रही है, ठीक है। और यहां से बन रहा है ये LLDO, लोअर एलडीओ। ये एलडीओ कहां से निकल रहा है, एक बार हमें ना इसको स्कीमेटिक में देखना होगा। तो स्कीमेटिक में अगर हम देखें तो ये है इस कॉइल का नाम, नंबर, और ये लोकेशन नंबर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके जस्ट नीचे वाली हमारी कौन सी कॉइल है, 1.3 लोअर एलडीओ, ठीक है। चेक करते हैं, एक सेकेंड लगाइए, बन गया 1.2, ओके है। फिर नेक्स्ट करते हैं। हम ये वोल्टेज फास्ट इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि हमें आगे क्लियर हो सके। ये है 0.9 एलडीओ जिसका कॉइल नंबर है L6110। यहां पर पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे
और ये कॉयल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है मदरबोर्ड में, ये देखो। ठीक है, चेक करते हैं। एलडीओ यहाँ पर 0.8 बनना चाहिए था, नहीं बना। चार्जर को एक बार दोबारा निकाल के लगा के देखो। जीरो 0.9 बन गया। ठीक है, अब हम फिर दोबारा चेक करते हैं। इसमें एक और एलडीओ हमारा बचा हुआ है जो कि एक 0.8 का एलडीओ है। इसका कॉयल का नंबर है L6009। इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो उसके जस्ट ऊपर में ये कॉयल लगी हुई है। कहाँ लगी है ये देखो, 0.8। ठीक है, तो ये 4 एलडीओ हमारे कंफर्म बन गए। अब अगर हम इसमें और बक कॉइल्स देखें, क्योंकि टोटल मिला के कितनी है 12 में से हमने कितनी चेक कर ली 4। एक ये 1.1 वोल्टेज और बन रहा है, क्या MEM मतलब मेमोरी। उसके बाद 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 मतलब उसके बाद सारे क्या बन रहे हैं 0.75। तो ये हम तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो हम पहले 1.1 का एक चेक कर लेते हैं कि वो बन रहा है या नहीं। इसको हम कॉपी करेंगे और यहां पर ले जाकर पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा ये कॉर्नर पे है, जरा चेक कीजिए इस वाले पे, ये वाली को है 1.1। अब इसके बाद जितने भी बनेंगे वो कितने बनेंगे 0.75। चेक करते हैं 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75। ठीक है, 0.75 और बराबर वाले पे एक लास्ट बचा हुआ है, इस पे भी 0.75। मतलब सारे बक वोल्टेज स्टेबल हैं। सीपीयू रिवॉल्व ऑलरेडी कर रखा है, फोन में फॉल्ट क्या है समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, आगे समझते हैं। बात यह है इसमें एक पावर आईसी नहीं दूसरी है, हो सकता है दूसरी में फॉल्ट हो। तो दूसरी पावर आईसी क्या कहती है, दूसरी पावर आईसी को हम कॉपी करेंगे और फिर हम इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी पावर आईसी कहती है यहां पर 2 कॉइल आपस में सीरीज में यूज की गई है। क्यों यूज की गई है पता है, क्यों? एम्पियर को हाई करने के लिए, और सीपीयू को ये हाई एम्पियर चाहिए। 0.75 2 कॉइल पे आएगा एक साथ, और इस पे भी 0.75, इस पे भी 0.75। मतलब जो सेकेंडरी पावर है उसके पास हमें कितना कितना मिलेगा 0.75। कितनी कॉइल पे 4 की चारों पे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ऊपर दिखाएं, ऊपर नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, बताइए 0.7 0.75 0.75 0.75 और 0.75। इसका मतलब हमारा बक सेक्शन ओके है। बक सेक्शन के बाद हम क्या चेक करते हैं एलडीओ सेक्शन। तो हमारे ये जो सर्किट था हमने जो एनिमेशन के थ्रू बनाया था उसको भी एक बार समझा देते हैं। देखिए ये 4 के 4 हमारे जो एलडीओ हैं ये पावर से ही बनते हैं और दोबारा पावर में ही चले जाते हैं। उसके बाद यहां पर ये जो कोडिंग मिल रही है आपको V1M, इसका मतलब हुआ बक 1 मेन पावर आई से बन रहा है। ठीक है, और यहां से ये बक वोल्टेज निकल के सीपीयू को जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे सारे वोल्टेज सीपीयू के लिए जाएंगे जो कि एक डिफरेंट ट्रैक का वर्क करते हैं। इसमें ट्रैक की वर्किंग नहीं बताएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट डेड बूट सीक्वेंस आप लोगों को सभी को दे रहे हैं। अगर इनमें से एक भी वोल्टेज मिसिंग हुई तो हमारा बक वोल्टेज नहीं बनेगा। तो ये सारी बक हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये वही है। लास्ट में ये जो V8M है इसमें लिखा हुआ है VDD मेमोरी। ये वोल्टेज हमारा रैम के लिए भी जाता है। ठीक है, या फिर स्टोरेज आईसी के लिए बोल सकते हैं, UFS या eMMC जिसके अंदर रैम होती है। ठीक है, बाकी हमारे ये हैं 4 बक कॉइल्स जो अभी हमने देखे। कुछ इस तरीके से सीरीज कनेक्शन लगा होता है ये वाला। और अब यहां पर हमें 2 कोडिंग मिल रही है।
देखो ये ना INT लिख गया, ये गलत लिख गया, इसका दूसरा नाम है। अब यहां पर हमें दो कॉइल आपस में सीरीज में कनेक्शन में मिल रही है, इसका मतलब तो आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं एलडीओ सेक्शन पे। एलडीओ सेक्शन में कितने एलडीओ निकल रहे थे? 35। एक्टिव कितने हो रहे थे? 20। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताई थी हमने, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हम आसानी से चेक कर लेंगे, टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये है L4M जिस पे आता है हमारा 1.8 वोल्टेज, ठीक है। एक दो वोल्टेज हम चेक करके बता देते हैं और उसके बाद हम सारा किससे चेक करेंगे? ट्रिक के थ्रू, ठीक है। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा क्या रहता है। चलिए देखते हैं। अब थोड़ी देर में चलिए, तो अभी हमने देखना है कि क्या फॉल्ट हमारा रहता है और किस तरीके से रहता है। तो हमने इसको नेक्स्ट किया, कौन सा था वो? LDO4M। ये देखो LDO4M VDD AP की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोसेसर। इसको हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। मोस्टली सारे जितने भी LDOs हैं उन सबके कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, और जितने भी कैपेसिटर हम बताएंगे वो सारे के सारे आप लोग चेक कर सकते हो, जिनको नॉलेज है वो सभी। इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, बट हमने मदरबोर्ड में देखो ज़रा, क्या ये है यहाँ पर? नहीं। दिखाओ एक बारी। और ऊपर, हाँ यहाँ पर लगा हुआ था बट वो वहाँ पर नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, उसी ट्रैक को कॉपी करके नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमें और भी कोई कैपेसिटर मिल सकता है। फिर नेक्स्ट किया तो हमें एक ये कैप मिला, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर ये हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 5वें नंबर का कैप है, और इसको हम जाके चेक करते हैं डायरेक्टली। चेक कीजिए इसको, इस पे आ रहा है आपका 1.8 वोल्टेज, और इतना ही आना था, ठीक है। इस तरह से अभी हम जितने भी LDOs यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा? LDO1M, LDO8M कहां मिलेंगे? यहीं पर। कैसे मिलेंगे? इस तरीके से कोई भी एक वोल्टेज उठा के हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ये मिलेंगे देखने को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें LDO2M है, LDO6M है, हम क्या करेंगे? ट्रिक के थ्रू चेक करेंगे। तो हमने आपको कुछ मेन LDOs बताए थे, एक LDO19M, अगर ये बन गया तो ऊपर के सारे ओके हैं, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, जो LDO19M जो VDDQ DRAM का वोल्टेज है, अगर हम इसको जाकर चेक करें ये कहाँ पर यूज़ होता है, VDD19, ये देखिए। नेक्स्ट करते हैं, और ये है वो कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पीछे देखने को मिल रहा है, मदरबोर्ड के पीछे, जो हमारा बैक साइड में मदरबोर्ड है। एक बार ज़रा बताएं। हाँ, और थोड़ा इधर को, ये वाला, ठीक है। चेक कीजिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक सेकेंड। चलिए, 0.6 वोल्टेज, ठीक है। और ये कितना बोल रहा था, स्कीमेटिक में देख लेते हैं। ये 0.6 वोल्टेज, ठीक है, पूरा एक्यूरेट है। हम एक और वोल्टेज चेक करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। नेक्स्ट, एक ये LDO7M, ठीक है। LDO7M जब हम चेक करेंगे तो यहां पर हमें
LDO 7M को देखना है कि कहाँ यूज हुआ है। बाकी जितने भी LDO हैं इसमें जितने भी हमने नाम दे रखे हैं चेक कर पाओगे सारे, ठीक है। LDO 7M ये है VDDQ, और देखो ये कितनी सारी जगह जा रहा है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी किया और हम इसको पेस्ट करेंगे, देन फिर नेक्स्ट करेंगे और इसको डन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पावर आईसी के नोज कट पॉइंट के जस्ट बराबर में लगा हुआ है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए बड़ा वाला कैपेसिटर, ठीक है। एक सेकेंड, मल्टीमीटर दोबारा लगाइए। 1.8 वोल्टेज मतलब प्रॉपर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है नेक्स्ट, जो भी हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट वोल्टेज क्या है उसकी भी एक ट्रिक है। मेन वोल्टेज चेक करा रहे हैं हम आपको ताकि आपका टाइम बचे। एक LDO 30M जो आपका मेन होगा, और 30M को आप कहाँ ढूंढोगे, स्कीमेटिक में जाके यहां से जाएंगे आप तो 33 L29M LDO 30M जो UFS के लिए 1.8 वोल्टेज भेज रहा है, इसको हमने कॉपी किया और हमें ये रजिस्टर कैपेसिटर यहाँ पर देखने को मिला। इसको हम कॉपी करेंगे और देन पेस्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने पर ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर एक बड़े कैपेसिटर के जस्ट पास में, पावर आईसी के ऊपर। देखिए ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। मीटर चलिए चेक करिए। 1.8 वोल्टेज मतलब ये भी ठीक है। अब हमारा कुछ नहीं बचा, एक और वोल्टेज है LDO यहाँ पर 30M है, ये गलत लिख गया। LDO 29M जो UFS का 2.9 वोल्टेज है। हमने UFS के लिए कितने वोल्टेज बताए थे, हमने UFS के लिए 5 वोल्टेज बताए थे। एक तो हम बक कॉइल में बता चुके हैं और 4 LDO सेक्शन के हैं, ठीक है। अब यहां पर ये 2.29M है, चलिए देखते हैं कहां पर है। ये देखो यहां पर भी लिखा हुआ है LDO 29M UFS, ठीक है। इसका कैपेसिटर हम कॉपी कर लेंगे। हम सारे यहीं से कैपेसिटर उठा के कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, और हमें ये मिल रहा है ऊपर जस्ट पावर आईसी के जस्ट बराबर वाला कैपेसिटर, और उसके बाद ऊपर दिखाते हैं अभी। ये वाला कितना वोल्टेज, 2.9, कितना बना 2.9। अब वोल्टेज इसके LDO सेक्शन के वोल्टेज गड़बड़ कर रहा बोलते। चलो अगर गड़बड़ कर रहा है वो भी देखते हैं। सही है, स्टेबल है, ठीक है, वोल्टेज स्टेबल है। हम उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर हमारा क्या बोलता है ये कि एक आपका SPMI, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई है। लास्ट यही चेक करनी है आपने, जो SPMI की होती है, जो आपकी जाती है 1.8 वोल्टेज। ये और एक और अभी बताएंगे, पहले LDO 28 का चेक करेंगे कि ये वोल्टेज 1.8 बन रहा है या नहीं। LDO 28, 27, 28, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया, देन नेक्स्ट किया, और ये कैपेसिटर हमें मिल गया। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर लेआउट में पेस्ट कर देंगे, देन नेक्स्ट। ये देखो NC वाला कैप इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो ज़रा चेक करते हैं। देखिए
कितने बनना चाहिए? 1.8 बन गए स्टेबल, मतलब ये सप्लाई भी ओके है। उसके बाद हम फिर चेक करते हैं। चेकिंग हमारी तब तक चलेगी जब तक हम फॉल्ट को पकड़ नहीं लेते। यहां पर एक एलडीओ है, एलडीओ 17M 17M VDD DC EXO 1.2, ये मास्टर क्लॉक आईसी को जाता है। किसको जा रहा है? मास्टर क्लॉक आईसी, जो 52 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है। अगर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करेगी तो भी हमारा फोन डेड ही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहां से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से? इस तरीके से। हम कौन सा था हमारा? एलडीओ 17। ठीक है, यहां से जाएंगे, हम ढूंढेंगे एलडीओ 17 कहाँ है। एलडीओ 17, ये देखो एलडीओ 17 मिला, कॉपी किया एंड हमने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर ये हमें यहाँ पर रजिस्टर कोई कैपेसिटर नहीं मिला। फिर नेक्स्ट करेंगे तो हमें एक कैपेसिटर देखने को मिला, वो है यहाँ पर। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर ये हमें मास्टर क्लॉक आईसी जो हमारी पीछे लगी हुई है वही है खुला उसके पास कैपेसिटर मिलेगा। चलें दिखाएं ज़रा। और ये कैपेसिटर किसी वजह से टूटा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसी पॉइंट पे चेक करेंगे कि हमारा कितना वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं। क्या हमारा फॉल्ट यहां से तो नहीं है? एक सेकेंड, दूसरी साइड लगाइए। नहीं आया। यहां पर हमारा 1.1 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से फिर से कनेक्ट करके देख लेंगे। वैसे यहां पर 1.1 वोल्टेज भी सफिशियंट है, कोई ऐसा नहीं है कि ये खराब होगा। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जाता है डायरेक्टली DC EXO में, एक थर्मिस्टर में जाता है 1.19। ठीक है, यहां पर हमें जो वोल्टेज देखने को मिलता है वो कितना मिल रहा है? सही मिल रहा है, 1.2 ही तो मिल रहा था, हम तो 1.8 समझ रहे थे। ठीक है, तो ये भी वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट है। देखो भाई, एलडीओ सेक्शन हो गया खत्म। क्या क्या चेक कर लिया हमने? बक सेक्शन, एलडीओ सेक्शन। अब हमारा क्या बचा? कंट्रोल। कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, कंट्रोल सेक्शन के लिए क्या चाहिए? डीएसओ। ठीक है, कंट्रोल सेक्शन के लिए क्या चाहिए? डीएसओ। तो डीएसओ इसकी कहां नीड पड़ेगी वहां पर भी बताएंगे, और कहां नहीं पड़ेगी वहां पर भी बताएंगे। हम क्या करते हैं, हम यहां से पावर आईसी को फिर दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर आईसी को कॉपी किया और पेस्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे कंट्रोल सेक्शन में। कंट्रोल सेक्शन में हमें SPU 15, SPA 05, CPU और मास्टर क्लॉक आईसी जो 52 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकालती है, इन चारों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है आपस में। क्या कनेक्शन है वो बताते हैं। इसमें एक लाइन है फॉल्ट N जो SPU 15 और SPA 05 के बीच में होती है, और ये फॉल्ट N का एक सिग्नल होता है जो बनना चाहिए। क्वालकॉम के फ़ोन्स में ये 1.8 वोल्टेज बनता है, और सैमसंग के फ़ोन में ये फ्रीक्वेंसी भी देता है, या फिर ये फ्रीक्वेंसी या सिग्नल दो में से एक काम हमें करना चाहिए। तो हम चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये टीपी पॉइंट्स, ये जो सिग्नल है फॉल्ट N की लाइन है कहाँ। हमने पावर आईसी का नंबर कॉपी किया, और अब हम क्या करते हैं, इस पावर आईसी का नंबर को पेस्ट करते हैं स्कीमेटिक में। पेस्ट किया तो पहला जो सेक्शन खुला वो हमारा बक सेक्शन था। अब हमारा सेक्शन एलडीओ सेक्शन, हम आ गए अब कंट्रोल सेक्शन पे। ये कंट्रोल सेक्शन है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक लाइन PMIC फॉल्ट करके, और ये जो लाइन है यहाँ से निकलकर सीधा SPA
0.05 की लाइन में जाएगी। तो यहाँ से हम इस टीपी पॉइंट को, इसका एक टीपी पॉइंट दिया हुआ है, कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं। तो हमें देखो ये जो टीपी पॉइंट्स है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस टीपी पॉइंट्स पे हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि देखो मोस्टली इस पे वोल्टेज ही बनता है, ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कैमरा लगा लेते हैं, चेक कीजिए इस पे 1.8 वोल्टेज, 1.8 से लेके 3.7 तक भी आते हैं। तो यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। हम क्या करते हैं, दूसरी साइड हमें वोल्टेज मिल रहा है, एक बार चार्जर निकाल के दोबारा लगाओ, ठीक है। देखते हैं हम कि हमारे वोल्टेज बनते हैं या नहीं। हमने चार्जर उठा के दोबारा लगाया, लेकिन फिर भी हमारा कोई वोल्टेज नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइन ख़राब है, हो सकता है कि इसमें हमारा सिग्नल बने, यानी कि फ्रीक्वेंसी बने। तो वो हम आगे आते आते चेक करेंगे। तब तक हम कुछ और लाइन्स हैं जो हमारी कंट्रोल सेक्शन की, उनको देख लेते हैं, क्या क्या लाइन्स होती हैं हमारी कंट्रोल सेक्शन में। और हम इसमें ये भी देखेंगे कि ये जो हमारी फॉल्ट की लाइन है, PMIC जो फॉल्ट है, ये जो PMIC फॉल्ट है, इसको हमें पूरा डिटेल में समझना है। तो ये एक लाइन होती है जो PMIC, अगर दोनों पावर वर्किंग है और अगर फॉल्ट की लाइन में सिग्नल बन जाए तो इसका मतलब है कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअल बात ये है, ठीक है। हमें समझना है हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में। तो हम स्कीमेटिक डायग्राम की प्रॉपर डीप में नॉलेज लेंगे। ये जो जितना भी स्कीमेटिक है हमें पूरा समझना होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो एक होती है इसमें SPMI क्लॉक और दूसरी होती है इसमें SPMI डाटा। लेकिन हम क्लॉक की बताई अभी हमने, ये देखो दूसरी होती है SPMI डाटा। और इन तीनों का कनेक्शन, ये एक आईसी 3 आईसी को कनेक्टेड करती है CPU के साथ। एक लाइन, सॉरी, एक ट्रैक हमारा CPU के साथ 3 आईसीओ को कनेक्ट करता है। मास्टर क्लॉक आईसी, SPU15, SPA05। ये 3 आईसीओ का अगर ये जो कनेक्शन है हमारा क्लॉक आईसी या फिर SPU15 या फिर SPA05, किसी एक से भी अगर इसका कनेक्शन मिस हो गया तो बाकी की जितनी सप्लाईज हैं कोई आउट नहीं करेगा। मान के चलो SPU15 से ये मिस हो गया तो उसके बक वोल्टेज आउट नहीं होंगे, SPA05 से मिस हो गया तो इसके बक वोल्टेज एक्टिव नहीं होंगे। मतलब एक एक्टिव नहीं होने से हमारी तीनों आईसी वर्किंग नहीं होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ पर दिखेगा SPMI क्लॉक और SPMI डाटा, दोनों सप्लाईज हमें दिख रही हैं। हम इसमें से एक को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं कि ये हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो PM6000 में जा रहा था, PM6000, और देखो ये मेन पावर है हमारी। सेकंड ये हमारा कहाँ जा रहा है, सेकंड जा रहा है ये हमारा 6035। तो 6035 हमारी क्या है, ये देखिए, ये हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है। और थर्ड हमारा ये कहाँ जा रहा है, हमें ये भी देखना है थर्ड हमारा कहाँ जा रहा है। तो हमने देखा थर्ड इसका कहाँ जा रहा है, नेक्स्ट किया तो यहाँ पर आपको VCXO करके लाइन दिख रही है, या ये देखो DCXO, और यहाँ पर क्लॉक 1, क्लॉक 2, क्लॉक 3, क्लॉक 4, क्लॉक 5, क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज़। मतलब ये एक मास्टर क्लॉक आईसी है, जो हमारी मास्टर क्लॉक आईसी हमने आपको बताई थी। अगर ये मास्टर क्लॉक आईसी फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं करती तो भी हमारा फ़ोन डैडी हो जाता है, ठीक है। तो एक ही लाइन ये हमारी कई चीज़ों को कनेक्ट करती है। अब हम CPU पे आ गए, ठीक है। इस लाइन में हमें क्या देखने को मिलता है, इस ट्रैक में हमें फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो मास्टर क्लॉक आईसी है इसको हमें बड़ा ही डिटेल में समझना होगा। तो इसके लिए हम एक स्पेशली वीडियो बना देंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में ये मास्टर क्लॉक आईसी चाहिए तो कमेंट कर देना आप सभी लोग। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर तरीके से हम इस पर वीडियोस बना देंगे, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है कि हमारी ये जो SPMI क्लॉक और SPMI डाटा चेक कहाँ करें। तो इसके लिए मोस्टली टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं। तो अगर हम इसको देखें SPMI क्लॉक, इसको हम यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इसको हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं लेके जाएगा। तो ये हमें दूसरी एक आईसी पे लेके गया जो एक क्लॉक सिग्नल है, और फिर हमने नेक्स्ट किया तो हमें इस लाइन में एक TP पॉइंट मिला, टेस्ट पॉइंट। ये क्या होता है, टेस्ट पॉइंट।
इसको हम कॉपी करेंगे एंड लेआउट में जाकर पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसकी देखनी है लोकेशन, लोकेशन कहाँ है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसमें ये टीपी पॉइंट्स मिला। इसके जस्ट बराबर में भी एक टीपी पॉइंट्स है, हम इसको भी देख लेते हैं ये कौन सा है। अगर ये क्लॉक का है तो हो सकता है ये डाटा का टीपी पॉइंट्स हो। ये हमारी मास्टर क्लॉक आईसी के पास जा रहे हैं टीपी पॉइंट्स, इसको हमने कॉपी किया एंड हम स्कीमेटिक में जाकर इसको पेस्ट करेंगे। जैसे हमने इसको पेस्ट किया तो पेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि हमें यहाँ पर एक और टीपी पॉइंट्स मिला जो इसमें डाटा की लाइन है। ठीक है, हम इन दोनों लाइन का फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। हमें फ्रीक्वेंसी कितना मिलना चाहिए, 200 किलोहर्ट्ज से लेकर 400 किलोहर्ट्ज तक। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करवाते हैं। चेक कीजिए डीएसओ के थ्रू। यहाँ पर इसको ऊपर करो ताकि ये दिखे, थोड़ा और ऊपर करो, प्रॉपर नहीं दिख रहा। कीजिए कीजिए। चलिए, हमने इसमें देखना है क्लॉक कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम फॉल्ट एंड को भी बाद में चेक करेंगे, वो भी हम आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी हमें प्रॉपर नहीं दिख रहा। चलिए हम देखते हैं। हमारा ना कैमरा स्टक हो गया, हम दोबारा से कैमरे को दोबारा से लगाते हैं। इसको बैक करें। चलिए, अब हमारा कैमरा आ जाएगा। हमें इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम इसका एक बार पावर कनेक्शन हटा देते हैं और दोबारा लगाते हैं। रिस्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं, इसको ज़रा मैच करो कि हमें कहाँ चेक करना है। थोड़ा और ऊपर करो, हाँ ठीक है। तो अभी हमें ये प्रॉपर दिखने लगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम ये फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिखाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है हमारी मास्टर क्लॉक आईसी जिन पे इन्होंने ट्विज़र रखा हुआ है। मास्टर क्लॉक आईसी को भी हमें बहुत डिटेल में देखना है और समझना है। ठीक है, मास्टर क्लॉक आईसी हमारी कैसे काम करती है, अगर इसके लिए आपको स्पेशली वीडियो चाहिए तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। ठीक है, और इस मास्टर क्लॉक आईसी में आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हमें चेक करना है। तो हम डीएसओ की एक वायर को कर देंगे ग्राउंड, और एक वायर को चेक कीजिए, एक वायर को रखिए इस पर। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी मिली। ठीक है, इसको हम ऑटो पे डालते हैं, आप और डिटेल में इसको देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, तो ये अभी हमारा एक कनेक्शन पे लगा हुआ है, हम इसको दूसरे में भी डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, हम इसको ऑटो पे डालते हैं। अगर आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो ट्रिगर आउट, जूम इन जूम आउट करके, जैसे हम एक फ़ोटो को जूम इन जूम आउट करके देखते हैं, उस तरीके से अगर आप चाहो तो इसको पूरा प्रॉपर जूम इन जूम आउट करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अभी हमने ना देखो ये जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको, तो इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट करके भी इसको देख सकते हो, लेकिन उसके लिए डीएसओ की नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, किस तरह से हमारे ये सारे वर्क होते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिल गई, इसका मतलब ये है कि हमारी दूसरी लाइन में भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। ठीक है, हम क्या करें ऐसा, देखो हमारी सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, हमें हर एक चीज़ मिल रही है। हम देखो इस लाइन पे भी चेक करते हैं, देखिए इसमें भी आ गई। ठीक है, हमें सारी चीज़ें प्रॉपर मिल रही हैं, 200 किलोहर्ट्ज से लेकर 400 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ऐसा क्या करें अब हम जो इस फ़ोन को ऑन करें, सीपीयू इसका रिबॉल है, सारे काम हो चुके हैं इसमें। अब ये समझें कि हम इसको किस तरह से रिबॉल कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है, देखो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है हमको, आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है,
हमने इन चीज़ों को पूरा डिटेल में समझाया कि कहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलती है, कहाँ पर क्या मिलता है। शायद ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे कोई भी चेकिंग के साथ ना दे। ठीक है, हमने अब जो चीज़ देखी, हमने इसका मास्टर क्लॉक आईसी पे जो आ रहा है, हमारा एसपीएमआई क्लॉक और एसपीएमआई डाटा भी प्रॉपर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बन रही है, बक वोल्टेज भी ओके हैं, एलडीओ सेक्शन भी ओके है। ठीक है, तो हम अब इस फ़ोन में ऐसा क्या करें जिसमें हमारा फॉल्ट हमें मिले। ठीक है, हम उस चीज़ को समझेंगे और पूरा डिटेल में बात करेंगे। हम एक और काम और करेंगे कि इसका जो रीसेट 10 का जो सिग्नल था उसको भी चेक करेंगे एक बारी। ठीक है, कि वो जो रीसेट 10 का सिग्नल है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन वहाँ पर फ्रीक्वेंसी पहुँचनी चाहिए। फॉल्ट 10 पे ज़रा चेक करो एक बार, कोई फ्रीक्वेंसी है? एक सिग्नल जाता है, बस एक बार जाता है, आता है, हट जाता है, बस। ऊपर वाला ट्रैक है फॉल्ट है ना। देखो यहां पर हमें 121 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिली। वोल्टेज चेक करो 1.8। लेकिन ये हमें एसपीएमआई क्लॉक चेक किया हमने, वहां पर भी मिली। और अभी भी अब हाँ, एक बार ना मीटर को चेक करते हैं। कोई नहीं कोई नहीं, मैं दिखाता हूं, लगाओ आप। कोई वोल्टेज नहीं है। फोन ऑन कैसे होगा? कोई अपना एक्सपीरियंस बताओ। नहीं। देखो यहां पर जो हमारा क्लॉक आईसी है, जो मास्टर क्लॉक आईसी है, देखो एक बार को फॉल्ट 10 पे वोल्टेज ना बने, फ्रीक्वेंसी मिल गई, सारा कुछ ओके है। ठीक है, वोल्टेज नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन एक बार को फ्रीक्वेंसी नहीं बनी तो नहीं चलेगा। मतलब फॉल्ट 10 भी हमारा काम करने लगा। समझो मेरी बात को। ठीक है, क्वालकॉम में फॉल्ट 10 हमारा वोल्टेज देता है। ठीक है, ये एक्साइनोज है, और एक्साइनोज में एक और चीज़ होती है एमआईपीआई के, अगर फील्ड भी आता है तो भी सिम वर्क करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बात इतनी है कि हमें ये फ़ोन डन कराना है। रन करने के लिए अब हमें ऐसा क्या करना है, जो सारी चीज़ें चेक कर ली हमने, अब हम चेक करेंगे क्लॉक के आउटपुट। जो हमारी मास्टर क्लॉक आईसी है ना, हमने देखो कितनी आईसी अभी आपको पढ़ाई, 1 2, सीपीयू तक 3, लेकिन क्या नहीं देखा हमने? मास्टर क्लॉक आईसी। जो मेन फंडा है, जहां से पूरा फोन डेड हो सकता है, वो चीज हमने नहीं देखी अब तक। तो अब हम देखेंगे इसका आउटपुट, कि इसका आउटपुट किस तरह निकल रहा है। पहले हम इसको कॉपी करेंगे और स्कीमेटिक में ले जाकर पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर ये मास्टर क्लॉक आईसी है। सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी वोल्टेज हैं ये सारे बनने चाहिए। लेकिन अगर आपने फोकस किया होगा तो ये सारे वोल्टेज हमने ऑलरेडी उसमें बताए हैं और चेक भी किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज तो बन रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि हमारी ये जो क्लॉक, एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकली हमारी सोर्स, सोर्स का मतलब है ये जा रही है हमारी सीपीयू के लिए। ठीक है, सोर्स फार क्लॉक। हमें इसमें यह देखना है कि हमारा आउटपुट कहां कहां पहुंच रहा है। ठीक है, एक चलो इसको कॉपी करके देख लेते हैं। ठीक है, सीपीयू के लिए जा रही है, इसके बीच में लगा हुआ है ये रजिस्टर। तो इस रजिस्टर को एक बार चेक कर लें कि इस तक इसकी फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है या नहीं। कितनी पहुंचनी चाहिए? 52 मेगा हर्ट्ज। कंट्रोल नेक्स्ट। ये लगा हुआ है रजिस्टर, एक बार इस रजिस्टर पे चेक करो।
DSO से चेक करो, रजिस्टर ही ना है वहाँ पे। रजिस्टर है, ये है, ये वाला देखिए, ठीक है, ये लास्ट में कितनी 52 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब हमें फॉल्ट लाइन को नहीं देखना क्योंकि वहां पर 152 की फ्रीक्वेंसी बन गई, लेकिन अब हमें यहां का आउटपुट चेक करना है, सिर्फ क्लॉक आईसी, क्योंकि हमारा पावर, देखो पावर से कोई कनेक्शन नहीं रहा, फॉल्ट लाइन फ्रीक्वेंसी आ गई, फॉल्ट लाइन पे फ्रीक्वेंसी आ गई मतलब पूरा पावर ओके, एक ट्रैक में देख सकते हो ये साइड, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, इस साइड चेक करो, चलो एक बार ना फिर दोबारा से इसको कैलिब्रेट करते हैं, दोबारा से चेक करिए, 10 किलोहर्ट्ज, बहुत कम, 11 किलोहर्ट्ज, फिर कैलिब्रेट किया 10 किलोहर्ट्ज, तो कहीं तो फंडा है, ठीक है। और दूसरी साइड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, बढ़ाओ बढ़ाओ, लगाओ लगाओ, कितना 10 किलोहर्ट्ज, 8 किलोहर्ट्ज, ठीक है। आना कितना चाहिए, निकल कितना रहा है, क्या लिखा हुआ है इस पे 52 मेगाहर्ट्ज। तो अब हम ये देखते हैं ट्रैक आता कहाँ से, इसको हमने कॉपी किया एंड नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पर हमें पता चल रहा है कि इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर, हो सकता है ये कैपेसिटर ही खराब हो गया हो, कैपेसिटर क्या पास करता है, कौन सी, हाई, तो कॉपी करें और इसको मदरबोर्ड में पेस्ट कर दें, कंट्रोल V एंड नेक्स्ट, कैपेसिटर लगा हुआ है जस्ट रजिस्टर के नीचे, ये है ही ना, चेक करो एक बारी, दिखाओ जड़ से निकला हुआ है, दिखाओ दिखाओ, कितनी आ रही है 52 मेगाहर्ट्ज, लेकिन ये आगे नहीं जा रहा, तो मतलब ये कैपेसिटर या तो निकल गया ये पत्ती वगैरह काटने पे, पत्ती वगैरह काटने से निकल गया, ठीक है, या फिर हो सकता है ये किसी और कंडीशन में निकल गया। फिलहाल में पत्ती से तो सिर्फ एक ही कैपेसिटर गया था, वो था ये वाला, ठीक है, हाँ। तो मेन चीज ये है, हो सकता है कि अगर ये निकला होता तो और किसी तरीके से होता, हो सकता है कि ये किसी कंडीशन से निकल गया हो, ड्रॉप डाउन केस में कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने इसको एनसी करके अंडरग्राउंड पैड दिया हो, वो आगे नहीं जा रहा हो, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब हमें यहाँ पर कैपेसिटर मिल रहा है, तो हम क्या करें, ये ट्रैक बनाने के बाद फ़ोन बन जाना चाहिए। तो अब हमारे सैमसंग एक चीज़ बताता है, सैमसंग कभी वैल्यू नहीं देता अपने कंपोनेंट की, सैमसंग कभी कंपोनेंट की वैल्यू नहीं देता। तो यहां पर कौन सा कैपेसिटर ऐसा डालें जिससे हमारा ये सर्किट रन कर जाए। हम इसको बिना कैपेसिटर के भी रन कर देंगे, तो बिना कैपेसिटर के पहले रन करें, चेक करें, ठीक है। आप एक काम करो, यहां से एक जंपर निकालो और उस रजिस्टर पे मार दो, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी पहुंचानी है वहां तक, ठीक है। बाद में कैपेसिटर भी एक ऐसा बताएंगे जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। बात को मेरी फिर दोबारा समझना, फॉल्ट लाइन पे फ्रीक्वेंसी बन गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बनती तो वोल्टेज मिलना थी,
ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं मिली तो वहां पर 150 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल गई, मतलब फॉल्ट लाइन वर्किंग है। फॉल्ट लाइन अगर वर्किंग नहीं होता तो वहां पर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अगर वहां पर फ्रीक्वेंसी मिल गई इसका मतलब पावर दोनों ओके हैं, दोनों पावर ओके हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं। प्लस हमने देखा एसपीएमआई क्लॉक तीनों को आपस में जोड़ रही थी, तीनों को आपस में जोड़ रही थी ना, तो वो क्या कर रही है, उस पे भी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी बनना थी, 200 किलोहर्ट्ज से लेकर 600 किलोहर्ट्ज, तो वो भी बन रही थी प्रॉपर। हाँ, अब हमारा जो हमें फॉल्ट मिला है वो एक ये मिला है। इसको डालने के बाद हम ये देखेंगे क्या ये हमारा डन होता है या नहीं होता है। क्लियर करो, कोई नहीं, छोड़ो। ठीक है, देखो अभी लग रहा है कि हाँ इन्होंने सही, रजिस्टर के साथ इसकी कनेक्टिविटी लो एक बार। ठीक है, तो अब यहां पर 52 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बननी चाहिए, चेक करो। उस टाइम पे इन्होंने पूरी कनेक्टिविटी ना दी हो सकता है, जंपर नहीं लगा था सही। एक बार दिखाइए कहाँ चेक कर रहे हो, एक बार रजिस्टर पे करना है, ठीक है। आ गई, ठीक है। 51 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ऐसे ही रोक दो। देखो इसको मैं दिखाता हूँ ये कैसी होती है, ये इस तरीके से साइन वेव में होती है, ठीक है। ये इस तरीके से साइन वेव में होती है, इसको रन कराता हूँ, देखिए, छोड़ दो ऐसे ऐसे ही पकड़े रहो, ठीक है। ये देखो कितनी प्रॉपर तरीके से, किसी तरीके की इसमें कोई नॉइज झरझराहट नहीं है ना, ठीक है। इसमें आपका मिनिमम वोल्टेज भी दिखाता है कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है 52 मेगाहर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी पूरी प्रॉपर है, ठीक है। अब एक बार हम सेट को चेक करके देखेंगे। अभी चेक करा देंगे, लेकिन 1.8 वोल्टेज नहीं आएगा। रीज़न, क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी आने लगी, ठीक है। अगर यही क्वालकॉम का सेट होता तो 10 सेट में चेक करो, 10 सेट के 10 सेट में आपको फॉल्ट लाइन का 1.8 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। हाँ, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा एक्साइनोज, वो फोन में आपको 1.8 वोल्टेज ही चेक करना है, वहां पर बनाने ही बनाने हैं। दिखाओ भाई, ठीक है। तो अब ये जो फोन है पूरा ऑन होता है या नहीं होता है, ये भी चीज चेक करेंगे। पता चला कि फोन सिर्फ लोगो पे आके चला गया, सेकंड लोगो भी आ चुका है, ठीक है। कैमरा में नहीं आ रहा, दिख रहा है अभी, हाँ हाँ, ऑन हो गया, ये वर्किंग भी है शायद, एक सेकेंड, यहाँ पर ये पूरा फ़ोन वर्किंग है, चल रहा है, ठीक है। तो एक बार जमाल जी के पूरी क्लैपिंग जोरदार।
ठीक है, अब बताओ जमाल जी, अगर कोई इस तरीके का फॉल्ट आया तो आगे से ट्रेस कर पाओगे इसी डाटा के थ्रू? बिल्कुल कर पाएंगे। कर लोगे? क्लॉक, मास्टर क्लॉक आईसी का आउटपुट कैसे चेक करना है? डीएसओ पहले कभी चलाया था? नहीं, अब पहली बार चलाया। पहली बार चलाया। आपने अपने हाथों से चलाया फिर क्या किसी ने चलवाया? ऐसे अपने आप चलाया। अपने हाथों से। फ्रीक्वेंसी, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, अगर कितना बड़ा रोल होता है डीएसओ का हमारे पास? बहुत बड़ा रोल है। सीपीयू रिवॉल्व करते रह जाते नहीं होता। और स्टोरेज आईसी भी रिवॉल्व कर लेते, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वही बचा था। ठीक है, स्टोरेज आईसी रिवॉल्व करने के बाद भी ये फोन नहीं होता, तो उस कंडीशन में डीएसओ का नॉलेज भी जरूरी है और डीएसओ भी होना जरूरी है। और हमें एक्चुअल बात ये भी है कि पता होना जरूरी है कि हमें चीजें चेक कहाँ करनी है। तो आई होप आप सभी लोगों ने, जिन्होंने भी ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा, उनको ये चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं फिर